सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की कहानी, मंगल पांडे की कहानी, बेगम हजरत महल की कहानी, ठीक, इन सबके रिवॉल्यूशंस की कहानी आप लोग पढ़ते रहे हैं। कानपुर में नाना साहब, बरेली में खान गफ्फार खान, बिहार में कुंवर जगदीश सिंह, ठीक, तात्या टोपे जैसे नाम आप लगातार सुनते रहे हैं। ये सब आपके फर्स्ट वार ऑफ डिपेंडेंस के रिवॉल्यूशनिस्ट थे। अभी ताउते तूफान जैसे हम लोगों की नाक में दम करा हुआ, ऐसे तात्या टोपे उस समय अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए थे। ठीक है, अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको फर्स्ट फ्रीडम रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसको दो तरीके से नाम दिए जाएंगे। जो इंडियंस होंगे वो इसको ग्लोरीफाई करेंगे, इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये सब बोलेंगे। ब्रिटिशर्स ने इसको जस्ट सिपाही म्यूटनी बोला, यानी सिपाहियों द्वारा किया गया एक रेबेल, एक विद्रोह बोला, एक रेबेल बोला। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या बोला, वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। यहीं से इंडिया में नेशनलिज्म का भी एक राइज होता है। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज होता है और लोगों के अंदर एक स्पिरिट आती है कि नहीं, हम लोग फाइट करेंगे, देश हमारा है, इन अंग्रेजों का नहीं है जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। राइट, तो लेकिन जो ये रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, 1857 में जो रिवॉल्यूशन होता है, ठीक, 10 मई से स्टार्ट होता है और अप्रॉक्स 1 नवंबर 1858 तक चलता है। क्योंकि आपने इसके पहले भी सुना होगा कि जो रिवॉल्यूशन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होकर के खत्म नहीं हो जाती। रिवॉल्यूशन इज द सीरीज ऑफ द इवेंट्स। राइट, तो ये रिवॉल्यूशन की जो पूरी सीरीज रही है ये क्या रही है, एक फ्रीडम के लिए एक मूवमेंट रहा है। ठीक, तो इसके कुछ काजेज रहे होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसके निकले होंगे, इसके कुछ इवेंट्स रहेंगे, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा हम लोग मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे जनरली जो है ये रिवोल्ट्स हुए थे, मेजर रिवोल्ट्स हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये रिवोल्ट पहला था, हाँ, लेकिन ये ज्यादा इंप्रेसिव था, ज्यादा बड़ा था। वरना इसके पहले 1756 से 1856 के बीच में 12 माइनर रिवोल्ट्स हो चुके थे, मतलब जो काउंट में आए थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुके थे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन के हम लोग सबसे पहले रीजन देखेंगे। देखो, सबसे पहले यही कि हिस्ट्री में एक चीज रहती है, कोई भी रिवॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके का वार हो, उसके जो कुछ रीजन्स रहते हैं तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, जिसमें आपका पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर भी कभी कभी आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक, और सबसे बड़ी चीज होती है इमीडिएट कॉज, ठीक, मिलिट्री कॉज भी। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे तो वही रहेगा पॉलिटिकल कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कर लो, इकोनॉमिक कर लो, मिलिट्री कॉजेज कर लो और इमीडिएट कॉज। मतलब ये है कि जैसे इसकी जड़ काफी पहले से थी लेकिन कुछ ऐसा तुरंत हुआ कि आग भड़क चुकी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस का नेचर है। ठीक, जैसे इसमें आपको हेडिंग्स नहीं रट्टा मारनी है, आपको हेडिंग्स एग्जाम में दे दी जाती है, आपको उन हेडिंग्स को इलेबोरेट करना होता है। राइट, कि आप बताओ कि आखिर इसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो हेडिंग्स आपको जनरली याद नहीं रखनी है। ठीक, वैसे भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको याद कुछ नहीं रखना नहीं है, आपको याद हो ही जाएगा। राइट, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो है कॉजेस क्या क्या थे आखिर इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। ऐसा क्या हुआ कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पे, पॉलिटिकल कॉजेस पे। सबसे पहले हम लोग आएंगे पॉलिटिकल कॉजेस पे कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। जो एलिजाबेथ का चार्टर था उसके मतलब उन्होंने कंपनी को राइट दिए थे कि जाओ तुम इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, और वो यहाँ पर ट्रेड करने आ गए। अब ट्रेड करते करते फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो यहाँ के बारे में जानना शुरू किए। यहाँ के बारे में जानते जानते उन्होंने इतना जान लिया कि ट्रेड से फिर वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। यहाँ के जो रूलर्स थे उन पर धीरे धीरे प्रेशर बनाते बनाते फिर उनको अपने अंडर में उन्होंने ले लिया
और फिर जो आपका बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में था, ठीक है, और फिर बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में था। इसके बाद में फिर धीरे धीरे जो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया का वो कंपनी के हैंड में आ गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में, ठीक है। अब इसके बाद में फिर उन्होंने रूलिंग ही शुरू कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सब उनके हाथों में आ गया, ठीक है। तो फिर वो क्या करना शुरू किया, फिर जैसे जो पार्ट आ गया था उसमें फिर उन्होंने अपना और टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू किया, यानी अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला इसमें जो हम रीजन लिखेंगे वो इनका हम ये लिख सकते हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन, राइट। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, या इसको कह सकते हो इसमें पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हेडिंग्स हम यहां से कुछ लेंगे, हम हेडिंग्स यहां पर रखें, वो सारी हेडिंग्स है जो एग्जाम में रखी जाती हैं। तो वो हेडिंग हमने यहां पर लिया जिससे आपको हम जब बता रहे हो तो आपकी हेडिंग्स वेराई ना करें, ठीक। वैसे हम आपको ये बता दें कि जैसे अगर आपको अगर जब ये सब समझ में आ जाएगा पूरा, तो ये हेडिंग्स के नेम चेंज हो सकते हैं, ये तो आपको ही पता होगा कि हेडिंग्स बदली जा सकती हैं, ठीक है, यानी उसके जो हुआ है उसके अंदर हेडिंग्स को आप बदल सकते हो। तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, एनेक्स किसको करना था, जो स्टेट्स थे वहां पे जो रूलर्स थे, यानी इंडिया वाले जो इंडिजीनियस थे उनको एनेक्स करना, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन किसका, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। और जब ये करेंगे मतलब अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे और जो इंडिजीनियस रूलर्स हैं उनको डिथ्रोन करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन जो इंडियन रूलर्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि इसके पहले रिवॉल्यूशन और सारे हुए, मतलब रिवोल्ट, उसको आप रिवोल्ट कह सकते हो, रिवोल्ट कह सकते हो, छोटे मोटे वो 12 रिवोल्ट मतलब 100 सालों के अंदर में हुए, लेकिन उनको इतना ज्यादा काउंट नहीं करा गया क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलिट्री वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहादुर शाह जफर जो मेन रूलर ही मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर रहा है उसको भी वहां दिल्ली में उसने हेड ही किया था, तो वो खुद वहां पे उसको आगे प्रोसीड कर रहा था, उसको हेड कर रहा था। आम जनता शामिल ही थी, ठीक है। अब कुछ लोग नहीं शामिल थे इसीलिए ये फेल हुआ, तो इस पर अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो जो है डिससेटिस्फाई थे यहाँ, और उन्होंने रिवोल्ट करा। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में तो इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि वहां पे क्या करना शुरू किया, इन्होंने एनेक्स करना शुरू किया। तो इन पॉलिसीज में जो है सबसे पहला आपका आ जाता है सब्सिडियरी अलायंसेस। यहां पर ये होता था कि ये जो स्टेट्स होते थे, ठीक है, जिनको ये लोग डिफीट कर ले जाते थे उनको अपना बना लेते थे, क्या, सब्सिडियरी अलायंस बना लेते थे। अब देखो स्टेट को डिफीट कर ले जाने के बाद सब्सिडियरी अलायंस बना लेना, ये आप समझोगे तो ब्रिटिशर्स से पहले की हिस्ट्री में भी आप जानोगे। जैसे क्या होता था कि जैसे सिंस मुगल पीरियड वहां पर भी ऐसा होता था, या टर्किश उसमें चले जाओ, 9th में आप सल्तनत एज पढ़े होगे, देन मुगल एज पढ़े होगे, तो वहां पर भी ये था कि जैसे मान लो किसी राज्य को उन्होंने जीत लिया तो वहां पे चलाने के लिए कोई लोग तो चाहिए, तो यहाँ पर ये करते थे कि अपने लोग भी नहीं भेजते थे, ऐसा कहते थे ठीक है तुम अपना रूल करो, एक कोई हम वहां पे इन्विजिलेटर भेज देंगे जो विजिलेंस रखेगा, ठीक है, और हमको तुम टैक्स दो, ठीक, मतलब टैक्स दो, हफ्ता हमको भरो, ये होता था। तो वो सब्सिडियरी अलायंस में आता था। तो सब्सिडियरी अलायंस में ये लोग क्या करते थे, तो जिनको सब्सिडियरी अलायंस बना लेते थे उनसे ये क्या क्या काम करवाते थे, उनसे ये कहते थे कि ऐसा है तुम हमारे यहाँ की जो है एक मिलिट्री रखोगे, ठीक है, हमारे यानी ब्रिटिश मिलिट्री अपने यहाँ रखोगे, वो तुम रहेगी मिलिट्री हमारी, लेकिन तुम्हारे खर्चे पर पलेगी, उसको खिलाओगे पिलाओगे, सैलरी दोगे, ठीक है, और अगर मान लो बदतमीजी करोगे तो यही मिलिट्री तुम्हें को ठोकेगी, ठीक है, मतलब ये उसमें जो है इम्प्लाइड था ऑलरेडी। तो एक तो मिलिट्री मतलब जिसको इनको रखना था, अब इनके खर्चे अपने चाहे जितने हो, इनकी इनकम हो रही हो या ना हो रही हो, ठीक है, लेकिन इनको ये मिलिट्री रखनी है, इसको खिलाना पिलाना है, ठीक। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो इनको एक रेसिडेंट रखना होता था अपने कोर्ट में। अगर आपने मूवी देखी होगी जो आमिर खान वाली जिसमें क्रिकेट का होता है लगान,
तो अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ध्यान रखा हो कि ब्रिटिशर्स जो होता है उसमें ब्रिटिश वो इनके अंदर रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट का मतलब समझो कि एक ऐसा मेहमान है जो आपके घर में हमेशा बना रहेगा और वो ये ध्यान रखेगा कि आप ब्रिटिश के फेवर में पॉलिसीज बना रहे हो कि नहीं। अगर उनके फेवर में उनके अगेंस्ट कोई चीज अगर जा रही है तो फिर वो तुरंत वहां इन्फॉर्म करेगा। यानी घर के अंदर एक आप जानबूझ करके जासूस बिठाओगे कि वो ये ध्यान रखेगा कि आप कहीं उनके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो। तो ये चीजें क्या करती थी, ये चीजें एक हिसाब से मतलब परेशान करती थी ना, कि जैसे सीधी सी बात है कि अब हमारे दुश्मन का एक आदमी हमारे घर में बैठा हो और हम अगर कभी भी दुश्मन के अगेंस्ट उठना चाहें तो वो पहले से बैठा है, वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, पहले ही बता देगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, अब ये है कि ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, ठीक है, ये किस मतलब ये किसके माइंड में आया था, किसका देन था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली आपको याद रहेंगे, इनका भाई था आर्थर वेलेस्ली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली तुम्हारे यहाँ पे गवर्नर जनरल बने हुए थे और आर्थर वेलेस्ली जो इसका भाई था वो ब्रिटेन में जो है वो नेवी का कमांडर था। नेपोलियन अपने लाइफ में 2 बार हारा था, वाटरलू का और लिपजिंग का। वो दोनों वाटर एरिया में हारा हुआ था और दोनों जो है नेवी में हारा था और दोनों बार इसी के भाई आर्थर वेलेस्ली ने वहां उसको डिफीट करा था। इससे आप लॉर्ड वेलेस्ली को जो है आसानी से याद रख पाओगे। तो सब्सिडियरी अलायंस में आपको एक तो मिलिट्री जो ये लोग रखते थे, जो सब्सिडियरी अलायंस को फॉलो करते थे, मिलिट्री रखनी होती थी, एक बात ये होगी। दूसरा उनको अपने यहाँ रेसिडेंट रखना होता था। ठीक है, बस ये 2 बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा और फिर क्या हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन में ही एक चीज और आ जाती है जो कि है कॉन्क्वेस्ट। अब कॉन्क्वेस्ट जीत किसकी जीते? ब्रिटिशर्स की कुछ कॉन्क्वेस्ट थी, जो जीत थी, उन्होंने भी एक जो है ऐसा आग में घी का काम करा कि ये लोग रिवोल्ट कर दें। जैसे फर्स्ट अफगान वार का जब टाइम था तो इन्होंने फर्स्ट अफगान वार जो लड़ा इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, वो इन्होंने केवल इसलिए लड़ा कि अफगान में कोई वहां पे दिक्कत नहीं थी, वहां पे बाकायदा पीस चल रही थी, ना तो कोई इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था कि तुम ये कहो तुम्हारे अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा है तो जाके अटैक कर दो, ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान आप देख ही रहे हो इंडिया में किस साइड पे है, ज्योग्राफी आपको पढ़ाएं, अगर आप अब अफगान ना जान पाओ तो फिर दिक्कत है ना। तो उधर से अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप की तरफ तो वहां पे उधर से रसिया वगैरह आ सकता है, तो उधर इन लोगों को रसिया वगैरह के यहाँ इंटर करने का खतरा पहले से था। तो बस खतरा रसिया से था और इन्होंने मतलब इनका ये लॉजिक है और ये सही लॉजिक है, तो और इन्होंने बस पहले से ये हुआ कि लाओ इधर इंडिया की बाउंड्री हम सेव कर लेते हैं उन लोगों से, और इन्होंने अफगान पर अटैक कर दिया। तो सिंध को इन्होंने एनेक्स कर लिया। ठीक है, सिंधु नदी जो है ना, तो उधर का रीजन जो है वो सिंध कहा जाता था, तो इन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया। ठीक है, और सिंध को अनेक्स करने के चक्कर में कुछ स्टेट जो है वो पंजाब के भी वहां पर इन्होंने अनेक्स करे। अब इससे क्या हुआ कि लोगों में एक तरीके का जो है ये वहां से लोगों के अंदर एक इंफॉर्मेशन गई कि ऐसा है कि यहाँ पर कोई स्टेट सेफ नहीं है, ये किसी पर भी कभी अटैक कर सकते हैं और कोई भी रूलर यहाँ पर सेफ नहीं है। ठीक है, ये इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन में था। ठीक है, तीसरी चीज जो इनकी आती है वो है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या लैप से जो भी आप लोग बोलते हो, चाहे लैप बोलो या लैप्स बोलो या लैप से बोलो, दोनों मैंने सुना है लोगों के मुंह से, तो मैं दोनों बोल दे रहा हूं। खूब फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, खूब फेमस है, आपने भी खूब सुना होगा इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी नेम था उनका। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी वही थे जो 1857 से ठीक पहले 1856 में ये रिटायर हो गए थे। ठीक है, और 1857 में यानी जब रिवोल्ट हुई उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन्होंने ये पॉलिसी, जैसे इसको लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे सब्सिडियरी अलायंस वाले, इसको कौन लेकर के आया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे। और इसके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे मान लो कोई रूलर है, रूलर का जो रियल सन है उसकी डेथ अगर हो गई, ठीक है, और डिपेंडेंट रूलर की बात हो रही है, मतलब जिसपे जो ऑलरेडी इनको टैक्स वगैरह दे रहा हो, तो उसके मान लो कि रियल सन की अगर डेथ हो जाती है तो वो किसी के ऊपर एडॉप्ट करता है, जो कि यहाँ सिंपली चलता था। तो अगर जिसको एडॉप्ट करता है उसको वो अपने इनहेरिटेंस में नहीं ला सकता, मतलब अपनी प्रॉपर्टी उसको हैंडओवर नहीं कर सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी केवल कर सकता है, अपना थ्रोन उसको हैंडओवर नहीं कर सकता है। मतलब अगर उसका वो एडॉप्टेड सन है तो वो किंग नहीं बन सकता। ठीक है,
ना तो उसका टाइटल ले सकता है। और ऐसा स्टेट क्या होगा, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो कि उस समय अभी तक कंपनी का रूल था, तो कंपनी उसको क्या कर लेगी, एनेक्स कर लेगी। ठीक है, तो सतारा, ग्वालियर, झांसी, ये 3 स्टेट काफी फेमस हैं। ये ऐसे ही स्टेट थे जो कि उसने एनेक्स कर लिए। झांसी की रानी का आपको पता ही है कि पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर उनका जो बेटा होता है आनंद राव, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, और फिर जब वो एडॉप्ट करती है सन को, तो ब्रिटिशर उसको मानने से, मतलब उसको रिकॉग्निशन देने से मना कर देते हैं। ठीक है, और वही झांसी की रानी जो बाद में है वहां पर रिवोल्ट करती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपके समझ में आया। ठीक है, और क्या थे, और कैसे इन्होंने एनेक्स किया, तो यहां पे आप देखोगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इन्होंने एनेक्स कर लिया, एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो भैया अवध और अवध के नवाब के बारे में कौन नहीं जानता है, तुरंत आप कहते हो भैया बड़ी नवाबी आ रही है, क्या बात है, क्या है नवाबी आ रही है, नवाब, नवाब वर्ड ही नवाब अपने आप में है। यहाँ पे जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। अगर आप इन वाजिद अली शाह का नाम नहीं सुना तो फिर आपने किसका नाम सुना। वाजिद अली शाह के नवाबी की आपको हम कहानी बताते हैं। हुआ ये कि जब ये इनका एनेक्सेशन जब यहाँ पर हो रहा था, इनके ऊपर ब्लेम लगा था कि तुम्हारे यहाँ मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है। वैसे सही बात बताएं, नवाबों के यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सही से होता भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये था कि बस ये लोग अपना ख्याल रखते थे सही से, जनता से टैक्स आता था और वहां उनका सिस्टम चलता रहता था। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ चीजें ये भी देखोगे कि अंग्रेज लोग कुछ सही भी कर रहे थे जहां पर, ठीक है, कुछ सही भी कर रहे थे। अभी आप ये खुद जानोगे, मैं ये कह नहीं रहा हूं, ठीक है, कि और आप हमको देशद्रोही घोषित कर दो, आप खुद देखना। खैर, बात कर रहे हैं वाजिद अली शाह की। तो जब ये लोग इसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल रहा है, इसका बहाना लेकर के, जैसे यहाँ पे इन्होंने किसका बहाना, यहाँ पे किसका बहाना लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि अगर मान लीजिए आपका रियल सन नहीं है, और यहाँ पे क्या था मैल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जब वहां पे आए इसको एनेक्स करने, तो एकदम से आ गए, इनको कुछ पता नहीं था नवाब वाजिद अली शाह को। तो ये हुआ कि इनके लोगों ने कहा कि ऐसा चलो यहाँ से भाग चलो, वरना ये लोग अरेस्ट कर लेंगे, फिर फांसी वासी दे देंगे। ठीक है, कोई आपके साथ अच्छा बिहेव तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है भाग लेते हैं। लेकिन हुआ है कि वहां पे इनका कोई सर्वेंट नहीं था जो इनको शूज पहना सके, जूता पहना सके। अब नवाब ही खुद से शूज कैसे पहनेंगे, ये अरेस्ट हो गए लेकिन उन्होंने खुद से शूज नहीं पहना, वाह अरे नवाबी। अब हालांकि इसको आप निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज ये भी तो है, अगर पहन के भाग गए होते तो आज कौन याद रखता। तो नवाबी क्या होती है भाई, जब आपसे जूता कैसे पहन सकते, नहीं पहना। खैर, तो आप इससे याद रखो कौन, वाजिद अली शाह। ठीक है, लखनऊ में वाजिद अली शाह को याद रखोगे, इनकी नवाबी जो है वो याद रखी जाती है, वाजिद अली शाह। कहानियों में तो कहा जाता है कि इनकी 300 वाइफ्स थी। इनकी एक वाइफ जो थी वो आलम आरा, ठीक है, अपने खास महल के लिए जानी जाती थी। आलम आरा इंडिया के सबसे पहली जो है स्पीकिंग फिल्म बनी, नहीं बोलती हुई पिक्चर सबसे पहली है। ठीक है, और इन्हीं की बीवी जो थी बेगम हजरत महल थी, जिसने बाद में 1857 रिवॉल्यूशन में लखनऊ को जो है वहां पे हेड किया था। ठीक है, लखनऊ को लीड करा था, इन्हीं की बीवी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, यानी देखो कि यहाँ भी मतलब जो डिससेटिस्फेक्शन था उसको, उसकी वजह से बाद में बेगम हजरत महल लखनऊ को लीड कर रही थी। ठीक है, तो इसके बाद और एक एनेक्सेशन हुआ था, लेकिन उसका दूसरा बहाना था, वो था एनेक्सेशन ए फॉर एनेक्सेशन, ठीक है, एप्पल नहीं, आप बेरार। ये साउथ इंडिया का है। ठीक है, बेरार एक जो है एक स्टेट का नाम है, वहां पे निजाम होते थे, जैसे हैदराबाद में निजाम होते थे। तो उनके ऊपर जो लगाया गया, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, वो इल्जाम था कि वो डेट ट्रैप में फंसे हुए थे, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। अब टैक्स उनके पास, देखो टैक्स नहीं मतलब डेट नहीं पे कर पा, अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहे थे। अब कहोगे उनको कर्जा कैसे आया, भाई वो निजाम है, मतलब निजाम जैसे यहाँ पे नवाब है ऐसे वहां के निजाम होते हैं, तो ऐसा क्या था। तो वह है कि जैसे ये जो आर्मी वगैरह रखी जाती थी, इसके बाद उनसे टैक्स लिए जाते थे, बहुत सारा खर्चा करवाते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब इन खर्चों के बीच में मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या होता था, उनको ब्रिटिशर्स, लो भाई हमसे लो पैसा, कर्जा लो। तो कर्जा देते देते उनको इतना डेट ट्रैप में फंसा दिया। डेट ट्रैप ये होता भी, डेट ट्रैप इसमें इकोनॉमिक रीजन में पढ़ोगे, डेट ट्रैप में ये होता है जैसे मान लो हम आपको पैसा दे दें और फिर ये करें कि ठीक है आपसे पैसा ले लो और हमको इंटरेस्ट दे देना, और जब आपके पास पैसा आए, जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर करते हो और हार्वेस्टिंग होगा, आपके पास पैसा आएगा। अब मैंने आपको इंटरेस्ट इतना ज्यादा दिया, मतलब इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दिया हुआ है, ठीक है,
कि आप हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो ग्रोन क्रॉप्स होंगी उससे आप मुझे पूरा पे नहीं कर पाओगे, और तब तक फिर से अगली क्रॉप आपको शो करना है, नहीं आपको फिर पैसे की नीड है। तो पहला वाला पे नहीं कर पाए, हमने आपको फिर पैसा दे दिया, तो आप इस डेट ट्रैप में फंस जाओगे और फिर आप कभी हमारा कर्जा पूरा रीपे नहीं कर पाओगे। ठीक, और बदले में आपका कुछ हम ले सकते हैं। ऐसे ही हुआ, तो उसने पूरा स्टेट ही ले लिया। ठीक, तो ये स्टेट लिया। देखो अभी आप कहोगे तो इससे तो रूलर ही परेशान होने चाहिए, भाई जनता क्यों परेशान है इसमें? आखिर वैसे भी कोई बहुत अच्छी रूलिंग नहीं करते थे। अभी मैंने पहले ही कहा जनता परेशान एक्चुअली इसलिए हुई कि जैसे इनके यहाँ जो आर्मी वगैरह वर्क कर रही थी, जो इनके ऑफिसर्स वर्क कर रहे थे, अंग्रेजों ने उनको नहीं एनेक्स किया। मतलब ये नहीं हुआ कि वो रूल कर रहे हैं तो इनकी आर्मी भी उनकी ना, उनसे कहा तुम लोग जाओ जो करना हो वो करो, यानी वो डिसबैंडेड हो गए, वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं रह गया। और जब उनके पास कोई काम नहीं रह गया, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए और कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाएंगे और वो इनके खिलाफ में खड़े होंगे। ठीक है, तो आपने हमारे ख्याल से जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाला था पॉलिटिकल काजेज में वो अच्छे से जान लिया। 5 चीजें मैंने बताई है, सब्सिडियरी अलायंस बताया है, कॉन्क्वेस्ट बताया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया है, एनेक्सेशन ऑफ अवध और एनेक्सेशन ऑफ बिहार। अगर इसमें से आपसे कोई पूछेंगे तो इसी में से कोई हेडिंग देकर के आपसे पूछ लेंगे, हेडिंग बदल भी देंगे तो भी आपको ये चीज क्लियर रहेगी। ठीक है, अब अगला हमारा है जो वो है अनफेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन का अगर इसको ABCDE लिखे तो ये हमारा पॉलिटिकल रीजन में ये हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड वाली हेडिंग हम लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। हेडिंग है सेकंड, अनफेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मुगल एम्पायर। देखो नवाब, मुगल एम्पायर, ये सब जो थे ये अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे, अपनी रेस्पेक्ट के लिए जाने जाते थे। आपको पता ही, आप देखते हो जी हुजूर, हाँ जहां अपना, ये होता था इनके दरबार में। और जब से ब्रिटिशर्स आए तो ये इनको करना पड़ने, रेसिडेंट है जिसको रेसिडेंट रखा हुआ है वो धड़ल्ले से चला आ रहा है, बाकी लोग सर झुका के आते हैं, सर उठा के आता है। नवाब खुद सर झुकाना हो तो उसके आगे झुकाए, वो नहीं झुकाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये उनका डिसरेस्पेक्ट होता था। ठीक है, ये चीज। अब जो आपके लास्ट एम्परर थे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक, क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम लास्ट एम्परर हो और तुम्हारे बाद में जो रॉयल कोर्ट्स है वो सब तुमको इवैक्यूएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे रॉयल पैलेस जिसमें लाल किला वगैरह सब कुछ, अब तुम्हारे आगे कोई इसका टाइटल वगैरह नहीं रख पाएगा। ऐसे ही साउथ में भी जो निजाम वगैरह की वहां पे नवाब वगैरह जो टाइटल होती थी, ये सब कहा गया कि ये सब कोई नहीं रखेगा, और मतलब नवाब की नवाबी, सुल्तान की सुल्तानीपना, सब कुछ खत्म। ये क्या था? ये एक डिसरेस्पेक्ट था। ठीक है, ये क्या था? एक डिसरेस्पेक्ट था। तो सीधी सी बात है कि इतने बड़े रूलर्स का अगर इस तरह डिसरिस्पेक्ट करा जाएगा तो कहीं ना कहीं भले यहाँ पे जनता को भी ना, भाई वो जनता के रूलर हैं, उनका अपमान सीधे कॉमन पीपल का, यानी जनता का अपमान है, तो फिर वो वहां पे इस प्रॉब्लम करेंगे ही। ठीक है, अगला है अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखो एक चीज अभी पहले बता दे रहे थे, आपका 1600 से स्टार्ट हुआ था और ये 1857 तक का, ठीक है, यहां तक का जो पूरा आपका है, मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे 1757 से प्लासी वार से जो है एक हिसाब से कंपनी का रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 1857 से और जब तक आपका देश आजाद नहीं हो गया, ठीक है, तब तक ये आपका चलता है ब्रिटिश रूल। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये क्राउन रूल इसको कह सकते हैं, क्राउन रूल, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी इसको इसे कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा कि यहाँ से कंपनी रूल से जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी के रूल से हट के सीधे ब्रिटिश रूल में आ गया था, क्राउन रूल में आ गया था। ठीक है, तो अभी तक 1857 तक कंपनी रूल है, यानी जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऊपर गवर्न कर रही है, और उसके बाद में फिर आपके ऊपर गवर्न करेंगे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां से जो है वायसराय जो बनकर के आएंगे, यानी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गवर्न करेंगे।
तो अभी तो कंपनी कर रही है, तो अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें होती है, जैसे मान लो कि सीधी सी बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, किसी को जस्टिस दोगे, किसी के कामों में हेल्प करोगे, वहां पे इनका क्या होता था कि जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है तो इनके ऑफिसर्स उसकी रीच से बाहर होते थे, मतलब इनके ऑफिसर से मिलना मुश्किल नहीं होता था। एक पहली चीज, हम जो बोल रहे हैं वो सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, ये जाने ना कहानी नहीं सुना रहे हैं, राम कथा नहीं सुना रहे हैं, ध्यान रखना। तो पहला चीज ये था। सेकंड चीज ये था कि जैसे ये रूड होते थे, मतलब जो इंडियन पीपल होते थे उनके लिए रूड होते थे, रूड बिहेव करते थे। जिनका जस्टिस सिस्टम था वो डिस्क्रिमिनेट करता था। जैसे मान लो कि अभी किसी इंडियन ने अगर एक ब्रिटिश को एक थप्पड़ मार दिया तो फिर वो उसके लिए फिर वो थप्पड़ नहीं रह गया, फिर जान लो वो उसको सजा वो वाली मिलेगी जैसे गिरा के हुचक दिया हो। और लेकिन मान लो अगर किसी ब्रिटिश ने एक इंडियन को अगर गिरा के हचक ही दिया हो तो भी वो जान लो कि मारे नहीं, ऐसे कुछ कह दिया होगा, हल्का सा डिफेमेशन का केस होगा। मतलब जस्टिस में भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात जो है ये प्रॉब्लम करती थी। इसके अलावा भी था कि जैसे इंडियंस जो थे, ठीक है, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना हो तो इनको बहुत लोअर पोस्ट पर ही रखा जाता था। क्लर्क वगैरह से ऊंचे की जॉब इनको कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा हाई पोस्ट पर होते थे। सैलरी के मामले में भी इनको, इंडियंस को सैलरी अगर सेम पोस्ट पर भी है तो इंडियंस को सैलरी कम मिलेगी, ब्रिटिशर्स को सैलरी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी भाई, सीधी सी बात है, मान लो हम भी क्लर्क हैं और साथ वाला भी क्लर्क है, वो इंग्लिश है और हम इंडियन है, देश हमारा है और हमको मिल रहा है 10,000 रुपये महीने और उसको मिल रहा है 50,000। अब हमें परेशानी होगी ना, तो ये परेशानी की वहां पर चढ़ती। और क्या हुआ, और हुआ कि स्टॉपिंग द पेंशन ऑफ नाना साहब, स्टॉपिंग द पेंशन ऑफ नाना साहब। मस्तानी मूवी देखी होगी, पेशवा बालाजी राव के बारे में सुना होगा। वो पेशवा बालाजी राव फर्स्ट थे, 13 पेशवा अब तक हुए हैं, और जो पेशवा बालाजी राव सेकंड थे वो लास्ट पेशवा थे, और उन्हीं के एडॉप्टेड सन जो थे वो थे नाना साहब, ठीक है, एडॉप्टेड सन थे। हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने इनको रूलर नहीं माना, इनको पेंशन वो दे रहे थे, ठीक है, और फिर उन्होंने इनकी पेंशन कर दी बंद। और आपको पता है, अगर आपने मस्तानी मूवी देखी होगी, वह आई थिंक जरूर देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो ऐसा नहीं कि मस्तानी मूवी नहीं देखी हो तो यहाँ पे हिस्ट्री अपनी नहीं समझोगे। आप ये समझो कि मराठाओं के हेड होते थे, और मराठा हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा वो थे, मतलब एक अच्छे हिंदू थे, ठीक है, और उनके जो पेशवा होते थे वो एक मतलब हिंदुओं के लिए काफी वो होते थे, रेस्पेक्टेड होते थे। तो यहाँ पे जो हिंदू सेंटिमेंट्स थे उनको भी काफी ज्यादा हर्ट हुआ इनकी पेंशन वगैरह रोक देने से। अब वो है कि जैसे ये पेशवा थे, मतलब जैसे उनके एडॉप्टेड सन थे, तो इनका सपोर्ट भी था लोगों का। अब इनको वहां से डिथ्रोन किया गया, इनकी पेंशन बंद करी गई, तो इनके पास जो भी पब्लिक सपोर्ट था, इनके पास जो ज्यादा कुछ पैसा था, वो सारा पैसा और लोग इकट्ठा करके कहीं ना कहीं रिवोल्ट के मूड में आ गए। ठीक, एक चीज और यहाँ पर काम कर गई जो कि आपके पॉलिटिकल कागज में लास्ट है, ठीक है, वो मैटर करी रोल ऑफ रूमर्स, इसको कहेंगे। रूमर्स माने होता है अफवाह। अफवाह ये हुआ कि एक अफवाह तो ये फैली कि ऐसा है कि ब्रिटिशर्स के अंडर में कोई भी रूलर जो है वो अपने को ये नहीं कह सकता है कि वो सेफ है। कोई सेफ नहीं है, ब्रिटिशर्स जिधर भी मुंह उठाएंगे साफ कर देंगे। कोई यहाँ पे इनके साथ में कोई मॉरलिटी नहीं है कि चलो ठीक है तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई तुम हमसे नहीं कह रहे हो। तो इससे सबने ये देखा, जितने प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, कि ऐसा है हम सेफ नहीं है, हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, मतलब कोई भी सेफ नहीं है। दूसरा चीज ये हुआ कि जिस डेट के 1857 की रेवोल्यूशन की और जहां पर ये बात हो रही थी, तो ये रूमर्स ये हुआ कि ऐसा है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और ये चीज दिखी थी फर्स्ट अफगान वार, ब्रिटिशर्स एक्चुअली हार तो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं, इनको हराया जा सकता है, और अगर ये हार जाएंगे तो भाग जाएंगे यहाँ से, फिर तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो
ये चीज था कि मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर फ्यू डेज के लिए हैं और इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिर ये दो चीजें जो है मैटर की, पहला ये कोई सेफ नहीं है तो मतलब क्या करना चाहिए, तो हुआ ये कि जो करना चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सक्षम है इस मामले में, एबल्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सोशियो रिलीजियस पे। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, हमने हेडिंग्स लिखी है, बाकी चीज आपको समझा दी, आई होप समझ में आया होगा तो अच्छा कमेंट करना। ठीक है, जिससे हम जाने समझ में आया है, और जब बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे तो हमको लगेगा कि फिर हम बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़िया बढ़िया पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, कहानी जैसे ऐसे बढ़िया मजेदार तरीके से सुनते रहो और टेंशन मत लेना, एग्जाम में आपको सब लिखना आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम जो बोल रहे हैं ये सारी चीजें आप अपने आंसर को जो है फ्रेम कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये बताने के लिए जितना एक्स्ट्रा बोल रहे हैं इतना तो मोहलत दोगे ना। तो पॉलिटिकल कॉजेस के बाद में आपका फिर है सोशियो रिलीजियस। सोशियो माने सोशल होता है, रिलीजियस माने जो रिलीजन से जुड़ा होता है। जनरली जो सोशल सोसाइटी होती है वो रिलीजन से जुड़ी हुई सोसाइटी ही होती है। ठीक है, तो दोनों इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखो, अगर रिलीजन वाले में आ जाओ, या मतलब वो मिले जुले हैं दोनों में, वो सोशल वाले में आएंगे, रिलीजन वाले में आएंगे, इसीलिए उसका नाम जो है सोशियो रिलीजियस रखा गया। तो इसमें सबसे पहला आप देखोगे फियर ऑफ मास कन्वर्जन। फियर ऑफ मास कन्वर्जन ये क्या था, ये रिलीजन कन्वर्जन की बात थी। मतलब सबसे देखो, ब्रिटिशर्स का यहाँ आकर के केवल यही नहीं था कि वो यहाँ पर आकर के बस केवल रूल करेंगे, ये भी था कि यहाँ पे वो जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे। ठीक, तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये हुआ कि जहां पे इनका रूल हुआ, जहां पे थोड़ा बहुत भी इनका इम्पैक्ट हो पाया, वहां पर इन्होंने अपनी जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन थी उसको इन्होंने स्प्रेड करा। ठीक है, स्प्रेड करना शुरू किया। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी भाई, सीधी सी बात है। आप एक चीज देखे होगे, थोड़ा जितना भी अब तक पढ़े हो 10th क्लास में हो, कि कहीं ना कहीं जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे रिलीजन में कंट्रेरी हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और वो जो कंट्रेरी हो जाते हैं इसलिए रिलीजन के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमेशा जो है टकराव बना रहता है। ठीक है, तो अपना डॉक्ट्रिन इन्होंने सब कहीं लगाना शुरू किया। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पर ये थी कि जैसे जो हिंदू मुस्लिम्स ऑलरेडी यहाँ पर थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो ऑलरेडी यहाँ पे थे, हिंदू यहाँ पे थोड़ा मेजॉरिटी में थे, इनका जो रिलीजन था इसको इन्होंने डिफेम करना शुरू किया। ठीक है, इनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, इनकी जो भी मान्यताएं थी उसको इन्होंने मतलब गलत बताना शुरू किया, उसका इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया। और देखो सीधी सी बात है, आपको एक बात बताएं, चीजें सही हो या गलत हो ये सब तो केवल बात की बात है। आप ये बताओ, जो चीज आप बचपन से आपको सही बताया गया है, आप जिस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हो, आप बड़े हो जाओ और आपको वो एटमॉस्फेयर तुरंत गलत बता दिया जाए एकदम से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वो सही गलत तो बाद में बात है, आप तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज हुआ। अभी जैसे इसमें हम ये चीज इसलिए बता दिए कि सही गलत हो एक्सेप्ट कर पाओगे, इसलिए बता दिए क्योंकि कुछ एक तो चीज सही भी थी, मतलब वो ऐसा था कि वो वास्तव में सुपरस्टिशन ही था, अंधविश्वास ही था। लेकिन अब अंधविश्वास भी है, लेकिन उसमें वो बचपन से जीते चले आ रहे हैं, तो फिर उसको एकदम से अगर ये बदलने की कोशिश करेंगे तो बदल तो पाएंगे नहीं, लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। तो खैर वो छोड़ो, मतलब जो सही चीज थी वहां पर भी इन्होंने कंटिन्यू जो है इंटरफेयर करा। अब रिलीजन, अब अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, कन्वर्जन के लिए क्या क्या काम करते थे, जैसे जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेज हैं, मिलिट्री है, इन सब जगह पे इनके जो है गॉसिपल्स, इनके प्रीचेस क्रिश्चियनिटी के होते थे सब जगह पे। जो इन्होंने स्कूल्स खुलवाए, ठीक है, वहां पे कंटिन्यू बाइबल पढ़ाई जाएगी, क्रिश्चियनिटी सिखाई जाएगी उन सब जगह पे। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया थी, ठीक है, ट्राइबल्स का तो अपने आप में खूब होता है। अभी जैसे जो नक्सलाइट एरियाज है वहां पर आप देखोगे तो वहां की ट्राइब्स जो है वो नक्सल्स के साथ में थोड़ा बहुत इसलिए भी मिल जाती है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो उनकी जो रिचुअल्स हैं उनके अगेंस्ट में हो जाया करती हैं। ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली, तो इसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर जाते हैं। तो ये सब चीजें थी जो मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही थी। कई बार ये भी हुआ कि जैसे देखो
ब्रिटिशर्स ही आकर के परेशान करे। अब जब तुम परेशान हो रहे हो, भाग के जा रहे हो कि देखो हम परेशान, उन्होंने कहा बाबा सबका भला करेगा, आओ बेटा तुम्हारा सॉल्यूशन क्रिश्चियनिटी में है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब सारी समस्याओं का समाधान, सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिश्चियनिटी में सबको दिखाने लगे वो। और इससे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, कोई परेशान हो, उसको ये प्रॉब्लम्स हो, तुम क्रिश्चियनिटी लोग, उसके लिए वो उसको ब्राइब भी करते थे, उनको जॉब दे देते थे। ठीक, और ये सब, अगर मान लो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ट्राइब है, अगर वो क्रिश्चियन बना तो उसको फिर इतनी फैसिलिटीज दे देंगे और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करवाएंगे, उससे उनके ही लोगों को डिस्क्रिमिनेट करवाएंगे। तो ये सोशल प्रॉब्लम जो है, सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो रही थी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा उन्होंने टैक्स वगैरह लगा दिए टेम्पल्स पे, मास्क वगैरह पे, तो उनमें उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए और ये कहीं ना कहीं रिलीजियस के मैटर पे काम करना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने कुछ लॉज भी बनाए, कुछ मतलब इसमें इंटर सोशियो रिलीजन में इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसकी हेडिंग जो आपकी होगी, मतलब जो आपसे पूछे जा सकता है, वो हेडिंग आपकी हो जाएगी द लॉज that interfered with the religious customs of the people। कुछ लॉज इन्होंने बनाए जो कि यहाँ के लोगों के जो रिलीजियस कस्टम्स थे, धार्मिक रीति रिवाज थे, उनमें इंटरफेयर करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से एक्ट थे? जैसे एक था आपका इसमें जनरल सर्विस इनएक्टमेंट एक्ट। ठीक, ये आपका आया था 1856 में। ये आपका मिलिट्री कास्ट में भी आएगा, तो वहां दोबारा बताएंगे नहीं, आप पहले से याद रखना। जनरल सर्विस इनएक्टमेंट में ये था कि जैसे यहां से जो रिक्रूट होती थी मिलिट्री में, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ये था कि उनकी सर्विसेज कहीं भी ली जा सकती है, मतलब ऑल इंडिया ली जा सकती हैं और बियॉन्ड इंडिया, मतलब उनको ब्रिटिशर्स अपने वहां ले जा सकते हैं। या आपको पता ही है कि इनकी कॉलोनी ऑल वर्ल्ड थी, मतलब इनकी जैसे भारत ही इनके अकेली कॉलोनी नहीं थी, इंडिया ही नहीं थी, ऑल ओवर वर्ल्ड थी। तो अगर और कहीं काम लगेगा तो वहां भी इनको लेकर के चले जाएंगे। अब देखो मिलिट्री कॉज तो अपने आप में हो ही जाएगा कि भाई उनको ऊपर से अलाउंस देंगे नहीं, इसका एक्स्ट्रा भत्ता देंगे नहीं, फिर वापस वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों ले जा रहे हो, ये सब कुछ चीजें थी नहीं। तो मिलिट्री अपना मतलब मिलिट्री कॉज में सोल्जर्स तो परेशान थे ही, लेकिन रिलीजियस रीजन देखो इसमें क्या था। जो हमने बताया कि सही हो या गलत ये बात की बात है, लेकिन उनके साथ तो मजाक ही हो रहा है। तो इसमें यह था कि जैसे अगर मान लो ये यहाँ से ब्रिटेन जाएंगे तो बीच में वाटर बॉडी पड़ेगी, इनको वाटर बॉडी क्रॉस करके जाना होगा। और यहाँ पर यह था कि ये माना जाता था जनरली कि अगर ये लोग कोई वाटर बॉडी क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने रिलीजन से मिसलीड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी इनकी मान्यता थी, यानी ये वाटर बॉडी नहीं क्रॉस कर सकते थे। और इस एक्ट के थ्रू अगर इनको बाहर जाना पड़ेगा तो वाटर बॉडी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो भाई आपको पता ही है मंगल पांडे वाला केस, जो अभी तो इमीडिएट काज वही है ना भाई, पहले से इतना थोड़ा बहुत तो जान ही रहे होगे। तो बस थोड़ी सी बात थी कि अब उसको कैसे काऊ और पॉर्क का मतलब काऊ और पिग के उसका बना हुआ है फैट का, उसको माउथ से खींचना, कैसे खींच सकते हैं भाई, नहीं खींच सकते। वही यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये चीज वहां पर था। ठीक है, दूसरा क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट। देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी आपसे ना कि कई चीज जैसे जो सही भी करने का काम कर रहे थे वो भी अगेंस्ट जा रहा था। विडो आपको पता ही है, जिसका हस्बैंड मर जाए उसको विडो कहते हैं। अपने यहाँ पे सती होने का सिस्टम था कि अगर जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो हस्बैंड के साथ उसकी चिता में वो भी जला दी जाएगी। वो मतलब इस तरीके का उसको एजुकेशन ही बचपन से इस तरीके ट्रेनिंग दी जाती थी कि जला दी नहीं जाती, वो वास्तव में जाके जल जाती थी। सीधी सी बात है, जैसे अभी आप मान लो देखोगे वुमेन एजुकेशन पे या गर्ल्स पे आप देखोगे तो कई बार मतलब क्या होता है कि
गर्ल्स को लगता ही नहीं है कि उनको जो है सोसाइटी में बैक करके रखा गया है, मतलब वो एक ट्रेंड में जी रही है, तो वो उसके लिए एडेप्टेड है, वो एडाप्टेड है, मतलब उनको नहीं लग रहा है कि उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। मतलब कुछ लोग, कई बार ऐसा है कि एट्रोसिटीज हो रही है, उनको लग नहीं रहा है कि उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। ब्रिटिशर्स में यही था, जैसे गांधी जी आए, लोग आए, उन्होंने इन सब लोगों को जगाया था, अरे यार ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे पास राइट्स हैं, तुम क्यों सर झुका के ऐसे चलते हो, तुम्हारे साथ सर उठा के चलने का राइट है, समझो। तो कई बार जो ये जगाने गए ना, इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी भाई, क्योंकि वो एडेप्टेड है, उनको मजा आ रहा है, उनको सर झुका के ही चलने में बड़ा मजा आ रहा है, घूमते चलने, क्यों सर उठा के चले, दर्द करने लगेगा ना। तो ये चीजें हैं। तो खैर अब भाई आप तो कहोगे अरे यार ये तो सही बात थी, इसके लिए काहे भड़क गए, सही बात थी, लेकिन प्रैक्टिस में यही था कि अब ये गलत हो गया यार। अब सीधी सी बात है, बताओ फलाने की वाइफ, उनकी डेथ हो गई, वो दूसरे साथ शादी कर लेगी, ऐसे कैसे कर लेगी। तो ये चीज जो है, जो वीडियो रीमैरिज एक्ट है, ये भी 1856 में आया था, और इसने भी जो है कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट ये हुई, और ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन का रीजन बनी। ठीक है, और भी जो है अदर प्रोहिबिशंस में चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, ये सब भी ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे सोशियो रिलीजन्स को हिट कर रहे थे। जैसे उन्होंने सती सिस्टम जो था उसको बैन कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट करवा दिया। चाइल्ड मैरिज जो थी उसको उन्होंने बैन कर दिया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। अगर आप मान लो सिटी से हो और आपका कहीं गाँव से लिंक नहीं है, गाँव से अगर किसी से आप पूछोगे तो आपको पता होगा, अभी आपको हंसी आएगी अगर आप मान लो वो चीज़ नहीं जानते हो। 8-9 साल में, 10 साल में शादी हो जाती थी, 12 साल पे, इवन जैसे ही मतलब ये समझो कि मेच्योर होने लगते हैं बच्चे, पैदा करने की उनकी जैसे कैपेसिटी अपने आप में आती है, यानी लगभग 16-17 ईयर तक वो किसी एक बच्चे का बाप भी हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का ये सब सिस्टम उस समय चल रहा था, और इसमें इन्होंने इंटरफेयर करा। तो ठीक है, ये सब हम लोग अभी सोशियो रिलीजन वाले में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसको हम इरेज कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। ये चीज यहां पे आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। जब कोई बड़ी तैयारी करोगे, जैसे सिविल सर्विस वगैरह के लिए पढ़ोगे, या बाद में आगे हिस्ट्री से पढ़ोगे, ग्रेजुएट वगैरह करोगे, तो ये सब कुछ चीजें इसमें ये भी आएंगी जिसमें आपसे ये पूछेगा, ये बताओ कि अंग्रेजों ने तुम्हारे यहाँ भला किया कि बुरा किया। और इस पे एक डिबेट है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज अगर यहाँ ना आए होते तो कहीं ना कहीं हम लोग काफी ज्यादा सोशली बैकवर्ड होते, लोगों का मानना है। कुछ मतलब सही भी, कई सारे आर्गुमेंट उसमें सही भी हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमको बहुत ज्यादा जो है कमजोर किया, इकोनॉमिकली बहुत वीक किया, वो भी है। आप जब बड़े हो जाना या आपको समय मिलेगा तो आप डॉक्टर शशि थरूर की इरा ऑफ डार्कनेस पढ़ना। आपको अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आप न्यूज पढ़ते होगे आपको पता होगा, तो इरा ऑफ डार्कनेस ही जब इन्होंने लिखी थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जाकर के वहां से रिपेरेशन की मांग की थी, क्षतिपूर्ति मांगी थी, हर्जाना मांगा था कि ब्रिटिशर्स ने इतने साल हमको लूटा है, उसको हमको हर्जाना दो। और तभी जो डॉक्टर शशि थरूर है वो इंडिया में बहुत फेमस हुए थे। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो डॉक्टर शशि थरूर की। वैसे भी आप उनको इंग्लिश के लिए जानते होंगे, ऐसे ऐसे अंग्रेजी के वर्ड बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स को भी डिक्शनरी निकालनी पड़ती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो था, तो रेलवे पे बात ये कि रेलवे को लेकर के उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मतलब रेलवे ने बताओ इंडिया को कुछ दिया कि इंडिया का सब कुछ लिया। तो एक्चुअली जब रेलवे का इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे, तो उन्होंने इंडियंस के लिए इंट्रोडक्शन उसका नहीं किया था। सही में यह था कि इंडियन यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ का रॉ मटेरियल है, उसको आसानी से वो ले जा सके, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर सके, इसके लिए मतलब रेलवे उन्होंने अपने लिए इंट्रोड्यूस कराया था, कि हम लोगों के लिए नहीं कराया था। खैर, आप कहोगे कि रेलवे का सोशियो रिलीजन से क्या लेना देना है, भाई क्वेश्चन तो माइंड में उठेगा कि भाई रेलवे से इसका क्या लेना देना है। तो देखो उस समय अपने यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी है वो बहुत चलती थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट। इवन ये था कि लोअर कास्ट का पर्सन अगर अपर कास्ट को छू लेता है तो अपर कास्ट वाला जो है वो इम्प्योर हो गया, नहीं छू सकते थे। अब जब भाई ट्रेन में जाओगे, टिकट भीड़ लगा के कटाओगे, ट्रेन में घुसोगे, तो वहां पे अपर कास्ट लोअर कास्ट का कोई मैटर नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ जो इस्टेब्लिश कास्ट सिस्टम था उसके साथ ये मजाक हुआ, और जब ये हुआ तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन तो होना ही होना था, राइट।
इसको लिख सकते हो, इसमें ऐसे ही आंसर फॉर्म करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसे आप फैक्ट्स लिखोगे। इसके बाद में क्या है, फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। देखो इसमें कुछ चीजें थी जो अंग्रेजों के लिए ही बाद में मतलब उन्हीं के लिए खतरा साबित हुई, जिसमें ये दोनों चीजें थी। जब तक इंडियंस को अंग्रेजी नहीं आती थी तब तक तो अपने हिसाब से वो बेवकूफ बनाते रहे, और जब इंडियंस को अंग्रेजी आई और उन्हें समझना शुरू किया कि ये कर क्या रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी वो प्रॉब्लम किया। खैर यहाँ पे फियर क्यों हुआ इंग्लिश एजुकेशन से, इंग्लिश की ही एजुकेशन नहीं थी, इंग्लिश में उनकी क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन थी। जैसे हमारे यहाँ के स्क्रिप्चर्स थे, जो मिथ्स थे, मतलब जो भी हमारी बुक्स थी मुस्लिम्स की जो है वो उर्दू, फारसी, अरबी जिसमें होती हैं, हिंदूज की हिंदी में, संस्कृत में, इन सब में थी, और वो सब उसको मिस इंटरप्रेट करते थे, अपने हिसाब से गलत गलत मीनिंग उसकी बताते थे, और यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन के साथ में बाइबल्स वगैरह जो है उसको प्रमोट करते थे। ठीक है, किसी एक हमें नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो है यहाँ की पूरी लाइब्रेरी जितना लिटरेचर है वो ब्रिटिश म्यूजियम के एक कोने के बराबर है, जबकि सोचो अभी रिसर्च हो रहे हैं और जितना रिच लिटरेचर हमारे यहाँ का पूरे वर्ल्ड में किसी के यहाँ का नहीं है। ठीक है, लेकिन चीजें डिफेम करी गई। तो फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन से आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थी, उनकी जो रिलीजियस बुक्स थी, उनसे बियॉन्ड वो इसमें अपनी इंग्लिश के साथ में अपनी क्रिश्चियनिटी को भी उसको प्रचार करते थे, और साथ में इनकी एजुकेशन का वो होता था। साथ में चीज और भी था, जैसे मान लो अभी एजुकेशन इंग्लिश की दी जा रही है, जो हिंदूज की जो एजुकेशन है मतलब रिलीजन वाली वो बंद करी जा रही है, मुस्लिम की बंद करी जा रही है, तो कहीं ना पंडित मौलवी ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, और जो बेरोजगार लोग क्या करता है, बेरोजगार लोग हथियार उठाता है बच्चा लोगों। ठीक है, तो ये रीजन थे। ठीक है, और क्या बचा हमारा, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में। पॉलिटिकल हो गया, हमने क्या कहा था, पॉलिटिकल हो गया, सोशियो रिलीजन हो गया। ठीक है, अब इकोनॉमिक में आएंगे। ठीक है, यानी इकोनॉमिक में कैसे हमको नुकसान हो रहा था। देखो एक ही वीडियो में सारा कुछ हम बना रहे हैं, बोर ना होना, ज्यादा दिक्कत हो रही हो वीडियो पॉज कर दो, खा पी लो, फिर आओ देखो। ठीक है, क्या इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेज लिख देते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज में ये क्या क्या कर रहे थे, तो सबसे पहला इसमें था द रून ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स यहां पे लिख रहे इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को इन्होंने क्या करा, रून कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो कैसे बर्बाद होता है, पूरा हम यहाँ पे आपको एक साथ चीजें बताए दे रहे हैं, हेडिंग्स भले और हो जाएं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। देखो क्या होता है, ट्रेड किसी का आप कैसे बर्बाद कर सकते हो, इंडिया में वो है, इन्होंने क्या किया, देखो जब कोई चीजें बाहर जाती हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और जब कोई चीज मंगाई जाती है तो उसको कहते हैं हम इंपोर्ट। इंपोर्ट चीजें अपनी कंट्री में अगर आपको सस्ती करनी है तो और इसके लिए गवर्नमेंट इन सबके लिए टैक्स लेती है, इन सबके लिए क्या करती है, टैक्स लेती है। अब अगर किसी के यहाँ की चीजें अपने यहाँ सस्ती करनी है तो आप क्या करो, ये टैक्स बढ़ा दो। जैसे अभी मान लो जो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जानते होगे, पढ़े होगे, वो लोग समझते होगे, वरना फिर हम तो जिंदा ही हैं, सबको बता रहे हैं कि क्या होता है। जैसे अभी आप देखते हो कि हम लोग किसी कंट्री पे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे हमको चाइना का सामान नहीं चाहिए तो जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करता है। वो हम सीधे सीधे चाइना को मना नहीं कर सकते कि जो हम तुम्हारे का सामान नहीं खरीदेंगे, ये नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट उसके सामान में बढ़ा देंगे, और जब इंपोर्ट बढ़ा देंगे तो वो चीज हमारे यहाँ महंगी हो जाएगी। अब सेम चीज मान लो जो चाइना से आ रही है वो 10 रुपए की, और हमारे यहाँ ये जो प्रोड्यूसर 8 रुपए की, और 10 की इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, तो इसको लोग नहीं खरीदेंगे। बस सीधी सी बात है,
वो सामान अपने आप नहीं आया, हम कहेंगे थोड़े कि जो हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। ये इम्पोर्ट टैक्स का होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इम्पोर्ट टैक्स का होता है सिस्टम। एक्सपोर्ट टैक्स भी होता है जो कि यही लिया जाता है। एक्सपोर्ट टैक्स में भी ये होता है कि जैसे अपने ही देश की गवर्नमेंट अगर आपको सामान बाहर नहीं भेजने देना चाहती है तो क्या करेगी, इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा देगी। जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई दवा बने, जैसे अभी मान लो कोरोना की दवा जो है अपने यहाँ DRDO ने बनाया है। अब अगर मान लो वो लोग, मान लो जैसे अभी मान लो गवर्नमेंट के अंडर में है वो, ठीक है, मतलब पब्लिक में है, अगर मान लो प्राइवेट कंपनी होती कोई और गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट कंपनी सबसे पहले अपनी सारी मेडिसिन इंडिया में बेचे, बाहर ना भेज पाए, तो ये क्या करती है, एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा देती है। जब एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा देगी तो ये चीज बाहर जाने में काफी महंगी पड़ जाएगी, इंडिया में उनको सेल करने में सस्ती पड़ेगी, तो यहीं पर सेल करते रहेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंपोर्ट टैक्स जो है वो बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट टैक्स और इंपोर्ट टैक्स जो है कम कर दिया। किसके लिए, ब्रिटिश वालों के लिए, यानी अपने वहां जो उनके माई बाप बैठे थे। अब क्या हुआ कि इंडियन जो फॉरेन ट्रेड होता था, यहां से जो चीजें बाहर जाती थी, मतलब इंडियंस की बनाई हुई, वो अब बाहर जाना अब कैसे महंगी हो गई, नहीं जा पाएंगी। और ब्रिटिश से जो चीजें आनी थी वो यहाँ आसानी से आ जाएंगी। पहली चीज हैंडीक्राफ्ट होता है, जो घर पे बैठे ये लोग सामान बना लेते थे। कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, हाथों से कढ़ाई बुनाई करके चीजें बना लेते थे। वो उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो मशीनी लेवल पर बन रही थी। अब चीजें जो मशीन से बनेंगी और हाथों से बनेंगी तो मशीन से बनाई चीजें सस्ती पड़ेंगी, पहली चीज चीप होंगी, दूसरी चीज उसमें इंपोर्ट टैक्स भी कम है तो सस्ते में आ भी जाएंगी। अब देखो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि जब अगर मान लो आपके पेट में फूड नहीं है, आपको भूख लगी है, तब फिर आपको ज्यादा जो है पेट्रियोटिज्म नहीं सूझ पाता है। हमारे भूख लगी है तो हमको सबसे पहले खाना चाहिए, देशभक्ति बाद में हो पाएगी, ठीक है। मतलब आप इसको दिल पर ना लेना, केवल समझने की कोशिश करो। अब हम भूखों मर रहे हैं, हमको पता है कि मेड इन चाइना जो है वो हमको 3 रुपए में मिल जा रहा है, 3 रुपीज में, और जो हमारे यहाँ का इंडिजीनियस हमको 10 रुपए में मिल पा रहा है, हमारा पैसा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मजबूरी मेड इन चाइना है, चाइना को हम क्यों नहीं बैन कर पाते, यही चीज हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडिया मार्केट पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिश गुड्स से यहाँ पे फिल होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ, धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, ठीक है, समझ में आया। और इससे इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा सारा पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने लगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको अपने आप से आप कई सारे पॉइंट्स में ले सकते हो, मैंने इसको आपको समझा ही दिया है सारा कुछ, ठीक है। जो भी स्पिनिंग वीविंग जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लगी, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द रूल ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट हो गया। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया वॉज converted into एग्रीकल्चरल कॉलोनी। कॉलोनी समझ ही रहे हो कि जिसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह किसी दूसरे के हाथ में हो, वो उसकी कॉलोनी होती है। एग्रीकल्चरल कॉलोनी में होगा जैसे ब्रिटिशर्स के वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इनको चाहिए था रॉ मटेरियल, ठीक। और रॉ मटेरियल जो मतलब जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे हो सकता है कि कैश क्रॉप्स भी 2 तरीके की होती है, फूड क्रॉप, एक होती है कैश क्रॉप। तो ये यहाँ इंडियन जो फार्मर्स थे उनको कैश क्रॉप के लिए फोर्स करते थे, जिसमें इंडिगो हुआ जो कलर क्लोथ्स को कलर करने काम आता था। क्लोथ इंडस्ट्री वहां पे काफी ज्यादा से राइज कर रही थी। यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और जो स्पिनिंग वीविंग कपड़ों का होता था ये सब यहाँ बंद ही हो गया। वहां पे काफी ज्यादा होता था, उनको डाई कलर करने की नीड होती थी। इंडिगो उस समय काम आता था उसके लिए, तो इंडिगो के लिए कहा गया उगाओ। पता है आपको ना कि चंपारण में इंडिगो का ही जो है उसी की वजह से रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। ओपियम, अफीम, हिंदी में उसको अफीम कहते हैं, उसका काफी ज्यादा ट्रेड होता था, उसमें खूब इनको इनकम होती थी। तो ओपियम, तो ये सब ग्रो करने के लिए इनको फोर्स किया जाएगा। इसको एक इन्होंने क्या बना दिया, एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना दिया। और यहाँ के एग्रीकल्चर्स को ये कहा कि तुम हम जो कह रहे हैं वो क्रॉप तुम अपने आप प्रोड्यूस करो। अब सोचो हमारी जमीन है, हम चाहे वो क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे कि जो आप कहोगे वो क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी बड़ी बात और एक ये थी
कि इनका एक्सप्लॉइटेशन भी होता था। जैसे मान लो हम अपने मन की क्राफ्ट ग्रो कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से ट्रेड कर पा रहे हैं, हमको पता है किसको कितना देना है, किससे कितना पैसा लेना है, किसका क्या नहीं करना। हमारे यहाँ मान लो जैसे ये इंडिगो का कल्टीवेशन कर भी ले और इंडिगो इन्होंने उगा भी लिया, इनके यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं कि वो दूसरे लोग वहां पे कंपटीशन जनरेट। जैसे हेल्दी मार्केटिंग कब होती है, जब हेल्दी कंपटीशन हो। यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं, एक ही पर्सन है जो कि आपकी इंडिगो खरीदेगा, वो है ब्रिटिशर्स। तो वो कम रेट पर भी परचेज करते थे, मनमानी तरीके से परचेज करते थे, यानी केवल एग्रीकल्चर करवाते थे, मनमानी तरीके से परचेज करते थे। इनके जो ट्रेडिशनल इनके बायर्स थे वो सब कहीं किसी काम के नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जो एग्रीकल्चर्स थे, मतलब फार्मर्स थे, उनके लिए प्रॉब्लम करना शुरू किया। इसी में आपका इंडिगो कल्टीवेशन आ जाएगा, जो कि हो सकता है आपको अलग हेडिंग मिले, लेकिन हम यहीं पे बता दे रहे हैं, आप इसमें समझ जाओ कि इंडिगो कल्टीवेशन के साथ ही हुआ कि यहाँ पे लोगों फोर्स इसको, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने जो रेबेल करा था उसको ब्लू रेबेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लू रेबेल्स। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और है, कहाँ गई ब्लू मार्कर, ब्लू रेबेल के नाम पर मिल गई। इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स। इम्पावरिशमेंट होता है मतलब उनको अलग कर देना उनके मेनलैंड से, उनके एग्रीकल्चर से। देखो कैसे हुआ, आपको पता ही है कि धीरे धीरे जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया, यानी रेवेन्यू कलेक्शन। अब वो कैसे कलेक्ट करेंगे, तो कई टाइम पर ये अलग अलग तरीके का सिस्टम लाते रहे टैक्स कलेक्शन का, जैसे रैयतवारी, महलवारी, ये सब नाम आप सुनोगे, जीएस में भी आपके काम आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर एक और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आए। ठीक है, अब देखो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे। अब देखो क्या था इन तीनों सिस्टम में, जैसे कुछ कई बार ऐसा था, जैसे आपने अभी 9th में जो है हमारे ख्याल दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आपने उसमें देखा कि उसने दवाब टैक्स वगैरह लगाया था, सही लगाया था, गलत नहीं लगाया था, लेकिन हुआ है कि उसका इंप्लीमेंटेशन गलत हो गया। तो कई बार यहाँ पर इनका भी हुआ, इन्होंने अपने हिसाब से सही किया, इंप्लीमेंटेशन गलत हो गया, तो उसमें लोग रगड़ गए। जैसे महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, इसमें यह था कि जो है जमींदार के ऊपर रख दिया गया कि तुम अपने हिसाब से कलेक्शन कर लो, हमको तुम इतना दे दो। जमींदार ने कभी भी अच्छा नहीं किया, मूवीज वगैरह भी देखे हो कितनी एट्रोसिटीज करते थे, उन्होंने ज्यादा टैक्स किया, पीजेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम हुई। जो परमानेंट सेटलमेंट यानी जहां से कहीं ना कहीं रिवोल्ट वाला सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, उसमें ये परमानेंट का मतलब ये होता है कि परमानेंट एक जैसा सेटलमेंट कर दिया कि हमको इतना टैक्स आप दे दो। ठीक है, अब इतना टैक्स आप दे दो, ये लाए क्यों, जैसे पहले ये हुआ कि मान लो किसी वर्ष ड्राट, किसी ईयर में ड्राट पड़ गया, फेमाइन आ गई, तो इनको जो है इनकम नहीं हो पाई, ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं आ पाया, जो है फार्मर्स के यहाँ क्रॉप ही नहीं हुई, तो टैक्स कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कहा ऐसा कि हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाए दे रहे हैं, टैक्स कम करके और उतने पे हमको इतना ही टैक्स आप दो। ठीक है, तो अब इसमें ये हुआ कि जैसे मान लो किसी ईयर क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप फेलियर, तो टैक्स कहाँ से देंगे। लेकिन ये हुआ कि अगर वो टैक्स नहीं दे पाएंगे तो उनकी जो एग्रीकल्चर जो उनका लैंड है वो उनसे छीन लिया जाएगा। ठीक, अब हुआ ये कि उस टाइम पे एक फेमाइन फैल गई। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी, मतलब जब अनाज ना हो। जैसे अभी फूड सिक्योरिटी है, अभी कोरोना टाइम पीरियड आया है, फ्री में अनाज गवर्नमेंट दे रही, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी है, फूड स्टोर करके रखा जाता है, उस समय ये नहीं था, तो लोग भूखों मरने लगे और टैक्स, फिर भी टैक्स दो। तो अब तो आगे आप जान ही सकते हो कि भाई रीजन क्या, मतलब इसका इंपैक्ट क्या होगा, है ना। इसके अलावा और भी चीजें इसमें आएंगी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप वहां से देखो जहां पे उनका एनेक्सेशन जो करते थे, तो वहां से लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट में जाते थे तो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है, तो भाई फाइनेंशियली में ना, इकोनॉमी, जब उनको एम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम किस में आ गया, वो तो इकोनॉमिक रीजन में आ गया। ठीक, तो ज्यादा अलग से डिस्क्राइब क्या करना, बस आप सिस्टम बढ़ाते चले जाओ, उसका समझते चले जाओगे। ठीक है, दिमाग को थोड़ी हवा देते चले जाओ, तो अलग से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ चीजें जो है आपके लॉजिक में आ जाती है और आप उसको जान जाते हो। ठीक है, एक चीज और आया था, काफी मजेदार बात है, इसको इरेज क्यों करें, अभी नहीं इरेज करना है। ये है कॉन्फिस्केशन ऑफ स्टेट्स। ये उस टाइम का एनआरसी था,
एनआरसी और सीएए अभी आपने पढ़ा, खूब बवाल हुआ है, आई थिंक आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो गूगल कर लो, जान लो। उस टाइम पर एनआरसी था, कागज मांगे गए थे, जैसे अभी अमित शाह कागज मांग रहे हैं, उस समय कागज मांगे गए थे। देखो क्या हुआ, उस समय जो प्रॉपर्टीज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिलती थी, तो लोगों के पास उस समय डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होता था। सीधी सी बात है भाई, कई बार ऐसा होता है, ये मार्कर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे ग्रैंड पेरेंट को दी, उन्होंने फादर को दे दी, फादर ने हमको दी, बिल्कुल जैसे वीरू सहस्त्र बुद्धे ने रणछोड़ दास चाचड़ को दी थी। ठीक है, क्या फुंगसु, क्या नाम था यार, फुंगसु वांगडू। लो बेटा, अब फुंगसु वांगडू से मांगा जाए इसका पेपर दिखाओ कि तुम्हारी है, तो पेपर कहां से दिखा पाएगा। ऐसा कुछ हुआ कि वास्तव में चीजें उनकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा तुम इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ, पेपर दिखाओ कि तुम्हारी है। अब काटो तो खून नहीं, पेपर तो दे नहीं सकते, और है वास्तव में उनकी, लेकिन उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, और उनसे चीजें छीन ली गई। तो भाई अब दुख होगा, गुस्सा आएगा, अगर आदमी हल्का सा भी अगर एबल हुआ तो फिर रिवोल्ट करेगा, और इन्होंने रिवोल्ट किया। अगला है आपका ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी, आपने नेम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक लिखी थी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि हमारे यहाँ का जो पैसा है वो ब्रिटिशर्स में जा रहा है, कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्रिटेन वाले अपने यहाँ ले जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं था। जब यहाँ पे जैसे बताया ना कि लोगों को अंग्रेजी आना शुरू हुई, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, लोगों ने जानना शुरू किया, तो उनको पता चला। और ठीक उस टाइम पे जब दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ से किस तरीके से पैसा ब्रिटिशर्स के यहाँ जाता है। तो उसमें उन्होंने कई चीजें बताई, जैसे देखो सबसे पहले तो ये, जैसे जब तक कंपनी रूल रहा तो एक मोटी रकम, चूंकि ब्रिटिशर्स के परमिशन पे कंपनी यहाँ थी ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो बदले में एक मोटी रकम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर ईयर भेजी जाती थी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हाई सैलरी दी जाती थी। इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ऑफिशियल आते थे, उनको गिफ्ट के फॉर्म में, कई तरह के फॉर्म में उनको मोटी मोटी रकम मिलती थी, मतलब अपर वाली, ठीक है, जिसको ऊपर वाली इनकम कहते हैं अभी, ठीक है, ब्राइब वगैरह में ये हो गया। ठीक है, फिर ट्रेड वगैरह में जिस तरीके से वहां से ट्रेड होता था, मतलब यहाँ से हाई इंपोर्ट टैक्स, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करके वहां से इंपोर्ट वाला कम करके किस तरीके से ट्रेड होता था, किस तरीके से यहाँ की जो माइन वगैरह यहाँ की जो थी वो एक्सप्लॉइट करी जाती थी। तो इस तरीके से रेलवे वगैरह सब जो आया वो यहाँ के माइंस वगैरह को, रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए आया, और इस तरीके से इन सारे मीन्स से यहाँ के सारे जो यहाँ की जो प्रॉपर जो वेल्थ थी वो सब वहां पर भेजी जा रही थी, काफी ताबड़तोड़। आप ये जान लो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उसके पहले हम टॉप इकोनॉमी थे, टॉप, जहाँ पे आज अमेरिका बैठा है हम वहां पर थे। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारी सिचुएशन देख लो क्या है, अभी हम लोग यहाँ से उबर नहीं पाए, इसे बाहर नहीं आ पाए हैं। या ये जब चीज बुक इन्होंने लिखी तब लोगों का ध्यान गया कि अरे ये तो हमारे साथ खुद अत्याचार हो रहे हैं, हम तो यहाँ पे गरीब के, जिसकी कहानी भारत जो है विश्वगुरु है, ठीक है, वो तो यहाँ पे तो बर्बाद हुए जा रहे हैं हम। ठीक, तो ये चीजें सामने आना शुरू हुई। तो ये सब हमारे क्या है, ये है हमारे इकोनॉमिक कॉजेस। अब हम लोग आ जाते हैं मिलिट्री कॉजेस पे। मिलिट्री कॉजेस देखो पॉइंट्स में बताए दे रहे हैं क्या क्या कॉजेस थे। सबसे पहला कॉज जो था वो इसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे इनकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो हमेशा लोअर पोस्ट पर ही होती थी, कभी ये सेना में ऑफिसर नहीं बने, हमेशा केवल नॉर्मल सोल्जर्स ही रहे। और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। इनकी पेमेंट कम होती थी, इनको वहां पे भी जो है, मतलब जिस पोजीशन पे है वहां पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि ये इंडियंस है, इंडियंस बोल करके कई कई आप मूवीज देखोगे ब्रिटिश वाले टाइम पीरियड को दिखाते हुए बनी, वहां पे लिखा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भद्दी बात थी, ठीक है, ये था। तो मतलब इनको हाई कमीशन नहीं मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद इनका जो रिलीजन, यहाँ पर भी सोशियो रिलीजियस थोड़ा मैटर यहाँ पर भी आएगा। जैसे यहाँ पर लोग मूछे रखते हैं, दाढ़ी रखाते हैं, ठीक है, उनके कुछ रिलीजियस साइंस होते हैं जो उनको रखना पड़ता है, ये सब मना कर दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते। जैसे अब तुम खुद सोचो कि सरदार को पगड़ी बांधने से मना कर दिया जाए,
मानेगा? जबरदस्ती मनवाओगे तो कभी गुस्सा फूटेगा। ये चीजें हो रही थी, ठीक है। जनरल सर्विस इनैक्टमेंट एक्ट मैंने वहां पहले ही आपको बता दिया था कि अभी वो वहां पर आएगा, ठीक है। अब देखो ये सब प्रॉब्लम्स तो थी ही, साथ में मिलिट्री काजेस में आपका ये भी आ जाएगा कि देखो हुआ क्या है, नहीं जब लास्ट में जो इमीडिएट काज मिलिट्री की वजह से जो हो रहे थे उसमें एक चीज ये हुआ कि जैसे अफगान में वार वो हार गए थे ब्रिटिशर्स, अभी जो मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश यहाँ के जो इंडियंस वाले थे उन्होंने ये सोचा कि मतलब अंग्रेजों को हराना पॉसिबल है। और एक चीज वहां पर ये हुआ कि जो उस समय मतलब जिस समय रिवोल्ट हुआ उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो पर्सियन और चाइना वार में इंडल्ज थे, इसलिए इंडिया में ज्यादा आर्मी उनकी जो फोर्स थी वो कंसंट्रेट नहीं थी, यानी इनको लगा बढ़िया मौका है इस टाइम पे और हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री काजेज हो गए और अब आ गया आपका इमीडिएट काज, ठीक है, यानी बारूद पूरी तरीके से तैयार है, ये अब इसमें माचिस लगा देनी है। तो माचिस लगाया इसने, हुआ ये कि एक नई नई कैटरीज आई थी, नई नई कारतूस आई थी जिसमें ये पता नहीं र्यूमर थी या ट्रुथ था, जिसमें ये बताया गया कि इसमें काऊ और फैट दोनों, काऊ और जो है पिग दोनों की फैट जो है इसमें मिक्स है और कार्टिज जो मुंह से फाड़ के खींचना, मुंह से पकड़ के खींचना पड़ता था। मुस्लिम नहीं खींचेंगे क्योंकि पॉर्क उनके लिए काफी ज्यादा इम्प्योर चीज है और जो काऊ है वो हिंदूज के लिए काफी ज्यादा होली या सेक्रेट चीज है, वो ये दोनों लोग नहीं करेंगे, ठीक, यानी इंडियंस नहीं करेंगे ये चीज। अब उनको फोर्स किया गया कि आप करिए। तो सबसे पहले जो है आप जो आपकी 90th इन्फेंट्री है, ठीक है, बहरामपुर में उसने ये करने से मना किया और उनको क्या किया गया, कोर्ट मार्शल में जो आर्मी का जो रूल होता है उसमें उनको बाहर किया गया। इसके बाद में जो आपका 34th नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ में बैरकपुर में है वहां पर मंगल पांडे थे और जब इनको फोर्स किया गया तो उन्होंने क्या किया, अच्छा रुक जाओ फिर हम खींचते हैं, और मुझसे खींचा, लोड किया और वहीं पे एक ब्रिटिश ऑफिसर को तुरंत गोली मार दी। बाद में इनको सेंटेंस टू डेथ यानी मौत की सजा दी गई और ये आपके जो सबसे पहले जो है फ्रीडम मार्टाइर यानी सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद जो हुए वो सबसे पहले मंगल पांडे हुए। मंगल पांडे का नाम को याद रखा जाता है, हम भी इस समय भी उनको नमन करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि जब मंगल पांडे के साथ जो भी हुआ वो वहां पे पूरी आर्मी ने मतलब जो इंडियंस लोग थे उन्होंने ये चीज देखा और उनके अंदर इस चीज को लेकर के गुस्सा आया। अब यही चीज फिर और आगे हुई 9 मई 1857 को, वहां पे जो इन्फेंट्री थी वो 3rd लाइट कैवेलरी थी, जो मुस्लिम रेजिमेंट था उसके साथ ही जाती हुई और फिर 10 मई यानी जब से इसकी शुरुआत होती है तो 10 मई को जो है, हाँ, तो जो 9 मई को ये लोग वहां से जब इनको कोर्ट मार्शल किया गया और इनको जो है को जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। और जब इम्प्रिजनमेंट किया गया तो 10 तारीख को यानी 10 मई को इन लोगों ने क्या किया, यानी जो 39 जो 3rd लाइट इन्फेंट्री थी इन लोगों ने क्या किया, वहां पे मतलब बार्स वगैरह तोड़ दिए, अपने लोग वहां से फ्री करा लिया, जो आर्मामेंट थे वहां पे घुस के हथियार छीन लिए और ब्रिटिश ऑफिसर जो वहां पे जिनको मिले उनको मार वार दिया। मतलब यहीं से रिवोल्ट जो है वो आउटब्रेक हो गया, आउटब्रेक शुरू हो गया, ठीक है। वो लोग बाहर आए यहाँ से, एक्चुअली ये डेट इसके बाद की डिसाइड थी लेकिन थोड़ा ये लोग जल्दबाजी कर गए, इनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्सा नुकसान करता है, ठीक। तो अब ये लोग बाहर आए तुरंत यहाँ पर। अब आप देखो जितने लोग अभी कागज पढ़े हो, जितने लोग परेशान हुए, देखो कैसे एक होना शुरू। ये लोग आए, बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना एक हेड बना दिया कि तुम्हारे अंडर में, जैसे कोई चीज है ना, एक फेस तो यही किसके अंडर में हम जो है मतलब हेड हमारा कौन है, किसके अंडर में हम रिवोल्यूशन कर रहे हैं, इन्होंने उसको ला करके फिर से दिल्ली के थ्रोन पे बिठा दिया और दिल्ली में मतलब वहां की पॉपुलेशन, वहां के लोग रिवोल्ट के लिए हो गए। बेगम हजरत महल लखनऊ में, ठीक है, कुंवर जगदीश सिंह जो है बिहार में, ठीक, झांसी में जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे भी उनके साथ में थे, ठीक है, नाना साहब कानपुर में। इस तरीके से ये सब और सारे लोग वहां से मतलब रिवॉल्यूशन की पूरी एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यानी ये है आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। और हमने ये नेम ले ही लिया और बता ही दिया कि आपको कहां पर किसके अंडर में जो है आपको ये अपराइजिंग स्प्रेड हुई है। तो अगर अपराइजिंग के बारे में आएगी तो आप बता ही सकते हो कहां पे किसने उसको हेड किया, ठीक है, जो वहां से पूछा जाता है, ठीक। अब इसमें फिर आपका एक कॉजेज ऑफ फेलियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट क्या आएंगे, ठीक है। और तो ये हम लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे काजेज ऑफ फेलियर पर जब बात होगी तो देखो पूरी मतलब
एकदम फेल नहीं था लेकिन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं था। तो खैर इस सब पर बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो डिपेंड करेगी वो इस पर डिपेंड करेगी ये वीडियो आप लोग इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ देते हो, क्योंकि अगर मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि वीडियो की ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो बच्चों ये आप पर छोड़ रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करो, हम जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराते हैं।